अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। आपके लिए पेश है यारा नाल बहारा बा कलम बुशरा जाहिद कुरैशी का एपिसोड 1। गज़ल रंगों से मज़ीन लड़की। दाऊद खौफ की कला का बासी। कहानी है यारों के यार की, कुछ शुगल कुछ मलाल की, भरोसे और प्यार की, शरारत और मजाक की, एहसास और जज्बात की, अपने और पराये की, दोस्तों और अजीज़ों की, यारों से बहारों की। मौसम बहार की दिलकश रात के पिछले पहर, जहाँ हर एक अपने अपने बिस्तरों में नींद के आगोश में मस्त था, वहाँ कराची के एक पोश इलाके में वाकई बंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की में रोशनी चमक रही थी। अंदर देखो तो कासनी रंग के सादा शलवार कमीज़ में मलबूस उठती नाक, खड़े नैन नकूश, कंधे से थोड़े ऊपर आते हल्के भूरे बालों को ऊंची पनीटेल में कैद किए एक लड़की कुछ तजब्जब की हालत में इधर उधर कुछ तलाश करने में मसरूफ़ थी और साथ साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रही थी कि अचानक उसकी मामा कमरे में दाखिल होती हैं। बेनिश बेटा, अभी तक जाग रही हो? सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या एडमिशन के लिए? जीनत बेगम उसे इस वक्त जागते देखकर कुछ हैरान थी। मामा यार, जब से अपनी फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही हैं। अपने बेड के नीचे देखो, वहीं गिरी पड़ी होंगी। और ये मामा यार कौन सी बला है? अभी तुम्हारे दादू ने सुन लिया ना? उनकी बात अधूरी ही रह गई कि बेनिश साहिबा की ज़बान में खुजली पैदा हुई और वो बोल पड़ी। तो जुलेखा बेगम को तीसरा दौरा भी पड़ जाना है दिल का। उसकी बात पर मम्मा ने उसे ज़बरदस्त घुरी से नवाजा और कमरे से वॉकआउट कर गई और वो फिर से बड़बड़ा रही थी। उफ, अब क्या करूँ? हाँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ। वैसे भी वो आलू दिन भर सोती है और रात गए जागती है। अब वो अपने मोबाइल पर अपनी बेस्ट फ्रेंड मोमल का नंबर डायल करती है। दूसरी जानिब यानी 3 गलियां छोड़कर किसी घर में मुस्तकिल कोई टोन बज रही थी। भला खैर मोमिल साहिबा अपना फ़ोन ढूंढने में कामयाब हुई और हेलो। बिल्कुल दूसरी जानिब बेनिश मैडम फिर बात काट कर शुरू हो गई थी। यार मम्मी, हेलो वेलो छोड़, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। डोंट टेल मी बीनी कि तुम्हें रात की इस वक्त भूख लगी है और कसम ले लो आज मामा ने आलू टिंडे बनाए हैं। अरे ये पागल है क्या? वो मसला नहीं है। और अब क्या मैं हफ्ते में 4 दिन आंटी के हाथ का खाना नहीं खा सकती? हाँ मेरी जान, 4 दिन क्या, तुम तो 8 दिन भी हमारे घर का खाना ही खाओ, मोमल ने मुँह बसोरते कहा। उफ यार, मेरी बात तो सुन। अब की मोमल को बेनिश थोड़ी परेशान लगी। बोलो बीनी, क्या बात है? मोमल ने तशवीश का इजहार किया। यार मेरे मेरे फ़ोटोग्राफ्स नहीं मिल रहे। जहाँ बेनिश के आंसू जारी थे, वहीं दूसरी तरफ मोमल की हंसी नहीं थम रही थी। तुम हंस रही हो? नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी तरह आंसुओं के आबशार बहा दूँ? इतनी सी बात है यारा, यूनिवर्सिटी के बराबर शॉप है, कल साथ चलते ही तुम्हारी पिक्स भी बनवा लेंगे और फॉर्म भी जमा करवा देंगे। डन? मोमल ने जैसे मसला हल कर दिया। ओके डन। बेनिश पुरसुकून हुई थी। चलो अब आंसू पोंछो और अब मैं सो जाऊं? हाँ सो जाओ। वैसे मैं थैंक्स तो ना बोलूँ ना? लहजा शरारती था। ना बहन, मुझे पता है मेरी बीनी कितनी कंजूस है। चल कट अब, मोमल ने तंजिया कहा। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। चलो कट रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके फिर मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अगले दिन वो दोनों यूनिवर्सिटी की तमाम तरजीहात पूरी करके निकल ही रही थीं
कि किसी नस्वानी वजूद से ज़ोरदार तसादम के नतीजे में तीनों की चीज़ें ज़मीन पोश हो गईं। ओप्स, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? मोमिन और बिनिश ने बेसाख्ता पूछा और जल्दी जल्दी अपना और मुकाबिल का सामान उठाकर उसके हाथ में थमाया। लेकिन जब उस लड़की की आंखों में देखा तो वहाँ आंसू पलकों के बाढ़ तोड़कर बह जाने को तैयार थे। इससे पहले वो दोनों कुछ बोलती, वो लड़की अपनी आंखें रगड़ती आगे बढ़ गई और पीछे वो दोनों खड़ी कंधे उचकाती चली गईं। ये मंजर नॉर्वे के शहर ओस्लो के एक आलीशान यूनिवर्सिटी का है, जहाँ हर शख्स अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। वहाँ काली हुडी पहने एक नौजवान हाथ में गिटार लिए कोई गाना गुनगुना रहा था और स्टूडेंट्स की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वैसे तो वो हमेशा से ही किसी कोने में बैठा करता था, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा सहर था कि उस कोने में भी रौनक लग जाती थी। जब वो गा चुका तो पूरी कैंटीन तालियों और सीटियों से गूंज उठी। उसने सर को हल्का सा खम देकर दाद वसूल की। उफ यार, अब ये किसका एडमिट कार्ड है? मोमल सोच ही रही थी कि झमाके से सुबह वाली लड़की याद आ गई। वो जल्दी से बेनिश को फ़ोन घुमाती है। यार मोमी, तुम्हारा कार्ड मेरे पास आ गया और मेरा तुम्हारे पास, तो कल घर आकर दे देना, ओके? अगली तरफ से बेनिश बगैर किसी की सुने अपना रेडियो पाकिस्तान शुरू कर चुकी थी। ओ बहन, ज़रा हौसला रखो और अपनी तेज़ गाम को ब्रेक लगाकर मेरी बात सुनो। मोमल ने उसे फिर शुरू होने से बाज रखा। सुना दो, दिन के 24 घंटे तो सुनाती रहती हो, बेनिश ने मुँह मसोड़ते हुए कहा था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास नहीं है, उस मिस्ट्रेस के पास रह गया है और मिस्ट्रेस का मेरे पास है, मोमल ने तफसील से बताया। ओह अच्छा, यार हम अब उस मिस्ट्रेस को ढूंढेंगे कैसे? बेनिश ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे ख्याल में एडमिट कार्ड में नाम, डिपार्टमेंट और माशाल्लाह से फ़ोन नंबर भी लिखा जाता है ना? मोमल ने एक दफ़ा फिर उसकी इज्जत अफजाई की थी। तो बेनिश को अभी भी समझ नहीं आया था, जबकि मोमल ने उसकी कड़े मगज़ पर अपना सर पीट लिया। तो ये कि लड़की का नाम ज़ैना अहमद सिद्दीकी है और हमारे ही डिपार्टमेंट और क्लास की है, इसका मतलब हमें ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। यार वैसे ये ज़ैना क्या नाम हुआ भला? मतलब कि बेनिश साहिबा ने नाम के अलावा कुछ सुना ही नहीं था। एक काम करो, उसका नंबर मिलाओ, बल्कि उसके पेरेंट्स का नंबर मिलाओ और पूछो कि ये ज़ैना क्या नाम हुआ भला, और मेरी जान बख्श ने, अल्लाह हाफिज़। मोमल उसके भोंदे अंदाज से तब ही तो गई थी। हैं, इसे क्या हुआ? और फिर बेनिश को कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने सो जाना ही बेहतर समझा। उसकी आंख मुसलसल बजते फ़ोन की आवाज़ से खुली। पहले तो उसने सोचा कि कॉल पिक ना की जाए, लेकिन कॉल करने वाला मुस्तकिल मिजाज लगता था। उसने झुंझुलाकर फ़ोन उठाया और अपनी नींद में खलल डालने वाले का नाम पढ़ा और नाम देखते ही उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने यस दबाकर कॉल रिसीव की। हेलो, अहद ने कॉल उठाने के बाद कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने से शर्म दिलाने की हकीर सी कोशिश की गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है ब्रो? अहद ने बेफिक्र लहजे में कहा। तू 1 साल बाहर क्या रह लिया, मुझे ब्रो बोलेगा? अजलान ने शिकायती अंदाज में इस्तफसार किया। ओहो, चल जानी, अब बता कैसा है? अहद ने अपनी गलती को सही किया। मैं एकदम बिंदास, झकास, मालामाल और पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। तो बता, कहीं कोई गोली तो नहीं फंसा ली तूने? अजलान ने तब तेज अफसारी की तरह पूछा।
अब नहीं यार, तेरे भाई की ऐसी किस्मत कहाँ। 1 साल के लिए तो ओस्लो आया हूँ, बाकी सेमेस्टर पाकिस्तान में आकर ही करूँगा। अंदाज कुछ शरारती था। ओ भाई, भाभी के सामने ऐसे बोला ना तो सारी सेटिंग्स बिगाड़ देनी है आपकी जल्लाद सिफत मंगेतर साहिबा ने। अजलान ने जैसे उसको वार्निंग दी। हा हा हा, भाई क्यों डरा रहा है उस चुड़ैल की नानी से? अहद ने मनसूई खौफ से पूछा। अच्छा छोड़ इसे, ये बता वापसी कब की है? पता है ना, हम सेंटर्स की पुश्तैनी दावत को निभाना है। कोई फ्रेशर नहीं बचना चाहिए अजलान एंड गैंग से। भाई तू फिक्र ही ना कर, फ्रेशर्स से पहले तेरा भाई यूनी में मौजूद होगा। अहद ने अजलान को तसल्ली दी और चंद मज़ीद बात करके फ़ोन बंद कर दिया गया। चलिए अब आपको अजलान एंड गैंग का छोटा सा तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हैं अपने अजलान हमदानी, जो हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इकलौते चश्मचिराग हैं। इकलौता होने की वजह से थोड़ा शरीर ज़रूर है, लेकिन बदतमीज़ और सरकश बिल्कुल नहीं। 5.8 जितना कद, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड और आंखें कांच के मानिज़ शफाफ और स्याह। बिना शुबा वो एक वाजिब पर्सनैलिटी का मालिक था। अब बारी आती है अब्दुल अहद मनान की। अजलान की तरह ज़्यादा शान व शौकत नहीं रखता था, लेकिन किसी से कम भी नहीं था। मनान साहिब की कुल 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा अहद, उससे 2 साल छोटी बीनिश और सबसे छोटा आलियान। मनान कुरैशी वैसे तो कमाल शख्सियत के मालिक थे, लेकिन चूँकि वो एक आर्मी रिटायर्ड थे, इसलिए उनसे ज़्यादा उसूल पसंद कोई ना था। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की तरबियत उस निज़ाम व ज़ब्त से की थी कि लोग मिसालें दिया करते थे, और अगर उन्हें कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ उनका बेटा अब्दुल अहद मनान ही था। अहद ने अजलान लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन दूसरे ही साल एक स्कॉलरशिप के ज़रिए 1 साल के लिए नॉर्वे चला गया था। अब चूँकि 1 साल मुकम्मल होने को था, तो वो अब वापसी की तैयारियां कर रहा था। वो अपने तमाम दोस्तों में पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। गंदमी रंगत, चेहरे का खड़ा और तीखा नकोश, माथे को छूते गहरे ब्राउन बाल, 6 फुट से निकलता कद और कसरती बदन उसकी वजाहत को 4 चांद लगा देता था। इसके अलावा अहद को गाने का जुनून था। हर मौके की मुनासिबत से उसके पास एक गाना मौजूद होता था, और उसकी आवाज़ में एक सहर था जो सुनने वाले को मदहोश कर दे। अब बारी आती है हमारे मोइज़ शेख की, जिनकी आधी ज़िंदगी लड़कियां पटाने में निकल गई और आधी को ये इशारा और गानों की मिसरी उलट पुलट करके ज़ाया कर दिए गए। ये अपनी गैंग में सबसे बड़े भी हैं उम्र में, और सबसे छोटे भी हैं कद में। हालांकि इसका कद अजलान से सिर्फ 1 इंच छोटा है, लेकिन छोटा तो फिर भी छोटा ही होता है ना। और इसलिए इसके गैंग वाले इसको छुटकू कहकर पुकारते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर के बंदे ने इसे छुटकू कहने की गलती की, तो वो ऊपर नहीं तो हॉस्पिटल ज़रूर पहुंच जाता है। तो अब आखिर में आते हैं तकी फरीद खान। अरे वही खान जो पठान भी होते हैं और जिन्हें पश्तो भी नहीं आती। फरीद खान साहब का कराची शहर में अपना गाड़ियों का बिज़नेस है, और उनके बस 2 ही बेटे थे। बड़ा हसन, जिसकी शादी 3 माह कबल ही अंजाम पाई है, और छोटे और लाडले तकी भाई। वैसे तो तकी पुरकशिश शख्स था, लेकिन उन भाई साहब को देखकर लगता है कि उसमें ग्लूकोज की शदीद कमी पाई जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुबला पतला सा था, जबकि 4 आदमियों का खाना अकेला ही हज़म कर जाता था।
बकौल उसके गैंग मेंबर्स के जब आंधी चलती है तो हम तकी को कसकर पकड़ लेते हैं। अरे भाई, कहीं अगले पल हवा की सवारी करता ना पाया जाए ना। अहद और अजलान तो बचपन से ही दोस्त हैं, जबकि मोइज़ और तकी से उनकी दोस्ती यूनी के पहले साल में हुई थी। यार बीनी, जल्दी पहुंचो, अगर आज भी लेट हुई ना तो कसम से मैंने तुम्हें छोड़कर चले जाना है। वो पिछले आधे घंटे से घर में बीनिश का इंतज़ार कर रही थी और बीनिश सदा की लतीफ़। पहुंच रही हूँ यार। अब क्या आधे मुंह पर मेकअप और आधे को ऐसे ही छोड़कर आ जाऊँ? बीनिश ने स्पीकर पर लगी फ़ोन को देखकर कहा। उफ, जल्दी करो, मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ मौजूद चाहिए हो, मोमल ने हुक्मिया अंदाज में कहा। बीनिश 10 मिनट तक मोमल के घर पहुंची और फिर शॉपिंग मॉल के लिए रवाना हुई, क्योंकि कल उनकी यूनी का पहला दिन था और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था और अब मॉल में मगजमारी कर रही थीं। वहीं चांद रात को शॉपिंग करने वाली आवाम। सारा दिन मॉल में गुजारने के बाद अब वो अपने घर पहुंची थी। अभी बीनिश ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला ही था कि एक ज़ोरदार चीख से पूरा कमरा हिल गया। हादी भाई। वो उछलते हुए उसके बेड पर दराज अहद के बराबर बैठी थी। ओए बगस बीनी, आहिस्ता बोल, क्या कान फाड़ने का इरादा है? अहद ने कान पर हाथ रखकर दरमियानी अंदाज में बोला। आप कब आए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बीनिश ने मुँह बसोरते हुए कहा। साफ जाहिर था कि अब अगले 2 घंटे तक उसने नहीं मानना। और ये बग्स भी नहीं ना बोला करें आप मुझे। अच्छा जी, मैं तो बग्स भी नहीं कहूँगा, कर लो जो करना है। अंदाज हतमी था। आप बहुत बुरे हो। अब आप पूरे 2 डब्बे ला कर देंगे मुझे चॉकलेट की। तो बीनिश के दिल की बात ज़बान पर आ ही गई थी। अहद ने मुस्कुराकर हामी भर ली और एक जांचती नज़र बीनिश पर डालते हुए कहा। और तुम्हारी वो मिस चुड़ैल कैसी हैं? अभी भी वैसी ही हैं या अब थोड़ा सुधार आ गया है? कसम से भाई, आपने कभी मेरी मोमी को तमीज़ से नहीं बुलाइएगा। वो बेचारी इतना मिस करती रहती है आपको, और आप हैं कि कभी चुड़ैल, कभी आफत, कभी ये कभी वो। तो हमेशा की तरह बीनिश का रेडियो चल पड़ा था और अहद तो ये सुनकर ही 7वें आसमान पर पहुंच गया था कि मोमल भी उसको मिस करती थी। आज उनकी यूनी का पहला दिन था। मोमल ने जीन्स के साथ हल्की नीली रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक पहनी हुई थी और लंबे बालों की पोनीटेल बनाए दुपट्टे को गर्दन के गिर्द लपेटे वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हाथ में बैग उठाया और एक नज़र अपने आप को आईने में देखा और बाहर की जानिब निकल पड़ी। दूसरी जानिब बीनिश ने सी ग्रीन रंग का घुटनों से थोड़ा नीचे आता कुर्ता, स्ट्रेट ट्राउज़र और दुपट्टे को सलीके से शानों पर फैलाए बालों को हाफ क्लचर में मुकेद किए वो भी यूनी के लिए तैयार नज़र आ रही थी। अहद, जो कब से उसके रूम का दरवाज़ा बजाए जा रहा था, वो बाहर निकली तो उस पर चढ़ दौड़ी। उफ भाई, कितनी देर कर दी आपने। मैं कब से रूम में बैठकर आपका वेट कर रही थी। अब चलिए, मोमी आ गई है बाहर। अहद हक दहक देखता रह गया, जो कब की जा भी चुकी थी। वो दोनों अभी कार के पास ही खड़ी थीं कि अहद उन तक पहुंचा और फिर पूरी नज़र बीनिश के साथ खड़ी उस परी चेहरे लड़की को देखा और बीनिश से मुखातिब हुआ। चले। उसकी आवाज़ पर मोमल ने चौंक कर पीछे देखा और फिर नज़र हटाना भूल गई। बीनिश ने मोमल को यूं हैरान देखा तो बोली, आओ मोमी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। भाई कल ही आए हैं वापस और ये ही हमें पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेंगे। ने इस्बात में सर हिलाया और एक नज़र अहद को देखकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहद ने सरसरी सा जवाब दिया और उसका वही रवैया देखकर मोमल को दुख हुआ,
लेकिन उसने जाहिर न किया और कार में बैठ गई। अभी वो दोनों क्लास में बैठी थीं कि उन्हें ज़ैना आते नज़र आई, जिसके चेहरे पर वही मातम का समा था। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अरे ज़ैना, कैसी हो यार? मोमल ने खुशदिली से पूछा, जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ज़ैना के तो छक्के ही छूट गए। तुम लोग कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने डरते डरते पूछा, जबकि आंखों में आंसू भरने लगे थे। इससे पहले कि वो रोना शुरू करती, मोमल ने अपना और बीनिश का तारुफ करवाया। यार, मेरा नाम मोमल फुरकान है और ये बीनिश मेहनान है। हम उस दिन तुमसे टकरा गए थे तो हमारे एडमिट कार्ड आपस में तब्दील हो गए हैं। इसका कार्ड तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारा मेरे पास। ये लो अपना एडमिट कार्ड। मोमल ने तफसील से बताते हुए एडमिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। यार, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम दोनों का। जो आंसू वो कब से रोके खड़ी थी, अब रवानी से जारी होने लगे। अच्छा यार, हम तुम्हारा शुक्रिया तब ही कबूल करेंगे जब तुम हम दोनों से बगैर रोए बात करोगी। बोलो, मंजूर है? बीनिश ने बोलते साथ ही अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया, जिसे उसने खुश दिली से थाम लिया।